हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एजुकेशन का पार्ट 3। इसे प्रीवियस पार्ट में हम बाकी का सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कवर किया था। तो ये हम स्टार्टिंग के पेज पर पहुंच गए हैं। हमारी ये जो चैप्टर था वो स्टार्ट हुआ था कला और कला शिक्षा की समझ। तो इसी के ऊपर हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपना 3rd पार्ट कवर करेंगे जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक सेल्फ टेस्ट दिया था जिसे आपको करना था। आई होप कि आपने ये टेस्ट कर लिया हो, और अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप अब कर लीजिए ये टेस्ट, जिससे आपको पता लगे कि आर्ट एजुकेशन में अब तक आपने कितना समझा है। देन उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट हुआ था उसमें हमने एक सेकंड टेस्ट भी कवर किया था। आप देख सकते हैं हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना था। तो आई होप कि आपने यह भी कर लिया हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व, कि हमारी जब प्राइमरी स्टेज होती है उसमें आर्ट एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसके हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पॉइंट फर्स्ट दिया गया है हमें। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है और बच्चों से कागज का एक पेज लाने को कहता है। उनसे कहा जाता है कि वे अपने आप को किसी निर्जीव वस्तु से संबंध करें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। उनमें से एक इस तरह थी। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जो हमें पॉइंट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही। तो यह भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैं विराज हूँ एक जेट विमान, मैं कक्षा के चारों तरफ उड़ता हूँ और मैं हमेशा अपने गंतव्य पर पहले पहुंचता हूँ। मुझे आकाश में अधिक भोजन की जरूरत है। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुझे अपने आप को पुनः ईंधन देने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बच्चे ने अपने आप को जेट विमान के साथ तुलना की है। तो उस तुलना करते में उसने जो भी जेट विमान के जो महत्व था वो बताया है, उसे किस किस चीज की किस तरह से जरूरत पड़ती है वो बताया गया है। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि आर्ट एजुकेशन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि एक अगर आर्ट एजुकेशन इस बच्चे को नहीं होती तो वो अपनी तुलना एक जेट विमान से कभी भी नहीं कर पाता। जो टीचर ने उसे एक्टिविटी दी है उसको वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता। तब हम सेकेंड पॉइंट जान लेते हैं। आर्ट एजुकेशन, यहाँ आर्ट एजुकेशन के बारे में ही बताया गया। तो यहाँ पे यह जो है, यह का मतलब आर्ट एजुकेशन ही है। तो यह बच्चों को संरचित पाठों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मक तरीके से सीखने की अनुमति देता है। जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं सिर्फ रीडिंग ही करते हैं, तो उसके अलावा जो सृजनात्मक है, मीन्स जो हम अपने हाथों द्वारा कुछ कार्य कर सकते हैं, तो उस तरीके को सीखने की अनुमति देता है। कौन? आर्ट एजुकेशन। गलती होने का भय नहीं है। आर्ट एजुकेशन में गलती होने का डर बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ बच्चों को बिना भयभीत हुए इधर उधर के काम करने की स्वीकृति होती है, कि बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, उन पे कोई भी रोक टोक नहीं होती। उसके बाद 4th पॉइंट, यह स्व विश्लेषण, स्व सम्मान एवं स्व अनुशासन के स्तर को भी बढ़ाता है। कुछ बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रेरित होते हैं और स्वेच्छा से अधिक सहयोग देते हैं। आपने देखा होगा बहुत बच्चों को कहना पड़ता है कि यह काम करो वो काम करो, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही प्रेरित होते हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया कि आर्ट एजुकेशन बच्चों को प्रेरित करता है कार्य करने की ओर, स्वयं अनुशासन के लिए, स्वयं सम्मान के लिए, स्वयं विश्लेषण के लिए। एंड हमारा 5th पॉइंट है, यह व्यवहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को सुसाध्य बनाता है। फिर हमारा 6th पॉइंट आता है, इसे भी पढ़ लेते हैं। सभी योग्यताओं, रंग और लिंग के लोग कला कार्य से जुड़े हैं। कला जाति, मत, धर्म और राज्य, राष्ट्रीय तथा भाषा की सीमाओं से मुक्त होता है।
यहाँ हमें बताया गया कि सभी योग्यताएं जो भी हमारे कंपटीशन होते हैं वो सब रंग और लिंग के लोग कार्य से जुड़े होते हैं। मीन्स जो कोई भी रंग, काले गोरे किसी भी तरह के लोग हो, लड़का हो या लड़की, सभी वर्क एजुकेशन से जुड़े होते हैं। जो एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है, वो जाति, मत, धर्म और राज्य, राष्ट्र तथा भाषा की सीमाओं से मुक्त होती है। इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं होता, किसी भी चीज का दबाव नहीं होता। देन हमारा 7 पॉइंट है, यह न केवल अच्छी रुचि और सुंदरता की परख कराता है बल्कि यह आंतरिक ऊर्जा की सृजनात्मक योग्यताओं में भी परिवर्तित करता है। फिर हमारा 8th पॉइंट आता है, एक कलाकार अपनी आवाज नहीं उठाता, संदेश प्रसारित करने के लिए उसकी कला की अभिव्यक्ति ही काफी है। ऊर्जा को सकारात्मक अभिव्यक्ति में निर्दिष्ट करने के लिए यह एक आश्चर्यजनक हथियार है। यहाँ बताया गया कि कलाकार जो होता है वो कोई हथियार नहीं उठाता, अपनी आवाज को उठाने के लिए उसे सिर्फ अपनी कला की जरूरत होती है। अपनी कला के माध्यम से वह सभी के ऊपर कड़ा प्रहार कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा इतनी सारी पोम्स होती हैं, हमने कविता पढ़ी है हिंदी में, तो कितने सारे से प्रहार किए गए होते हैं, कभी किसी चीज पे, कभी सरकार पे, या फिर कभी किसी और व्यक्ति पे, किसी और चीज पे। तो इसी तरह से जो कलाकार होता है, कोई लेखक होता है, तो उसे कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी भी चीज के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी कला के माध्यम से ही सब कुछ कर सकता है। अब 9 पॉइंट है, अधिगम के लिए मनोभाव को नेतृत्व प्रदान करने में कल्पना और उज्जवल अभिव्यक्ति सकारात्मक शैक्षिक मिलन का अवसर सृजित करते हैं। हमारा 10th पॉइंट है, एक कवि, नर्तक, दृश्य कलाकार, एक जादूगर के परिप्रेक्ष्यों में सौंदर्यात्मक अनुभूति चिंतन प्रक्रिया में एक वास्तविक पुनर्जागरण लाने के लिए अधिगमकर्ता को ध्यान को शामिल करती है। यहाँ बताया गया कि आर्ट एजुकेशन जो है, एक कवि हो, फिर चाहे नर्तक हो, दृश्य कलाकार हो, जादूगर हो, इन सब में जो भी एक चिंतन प्रक्रिया है, तो उसको वास्तविक पुनर्जागरण लाने में एक मीन्स जो भी उनका चिंतन है, जो भी उनकी थिंकिंग चल रही है, उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कौन, वर्क आर्ट एजुकेशन। देन हमारा 11 पॉइंट है, भिन्न से लेकर भूगोल, भौतिकी की संकल्पना से लेकर जीवन विज्ञान के मुश्किल तथ्यों की खोज यात्रा प्रारंभ करने के लिए कला एक उपयुक्त तरीका है जो बच्चों के इर्द गिर्द के संसार का एक व्यावहारिक मूर्त अनुभव देता है और इस प्रकार अधिगम को बढ़ाता है। यहाँ में बताया गया है कि आर्ट एजुकेशन जो है वो चाहे छोटा हो या फिर भूगोल, पूरा भूगोल हो या फिर भौतिकी की संकल्पना से लेकर जीवन विज्ञान के मुश्किल तथ्यों की खोज यात्रा प्रारंभ करने के लिए कला एक उपयुक्त तरीका है। सबसे जो बेस्ट तरीका है इन सभी कार्यों को करने का वो सिर्फ एक आर्ट है। आर्ट के द्वारा हम ये सारे काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और जो बच्चों के इर्द गिर्द के संसार का एक व्यावहारिक मूर्त अनुभव देता है, वैसे एक ऐसा अनुभव देता है जिससे बच्चे को एक प्रैक्टिकली कोई भी काम करने को मिल जाता है और इस प्रकार अधिगम को बढ़ाता है, बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है उसे बढ़ाता है। उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ लिखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से जिससे हमें सब कुछ समझ में आ जाए। घर प्यारा घर आज के दिन का संकल्पना था। बच्चों से एक घर बनाने को कहा गया था। अधिकांश बच्चों ने एक घर बनाने के लिए स्वयं अपनी सामग्री लाए। बैरक से बंगला बनाने के लिए बहुत से विचार आए। लड़की से बांस के घर, कपास से इग्लू आदि। 2 बच्चे कमरे के एक कोने में व्यस्त थे। झारखंड की एक लड़की ब्राह्मणी बहुत सी सूखी घास इकट्ठा कर रखी थी और उससे बुनाई कर एक घोंसले को आकार देने में व्यस्त थी। दूसरी लड़की अफ्रीका की जुल्का कागज को मोड़कर एक छोटा घर बना रही थी और उस घर के पास एक छोटा ओरिगमी कुत्ता लकड़ी के सहारे अटका था।
यहाँ में बताया गया कि बहुत सारे बच्चों को एक्टिविटीज दी गई कि उन्हें घर बनाना है। तो सब बच्चे अपने माइंड लगाकर अपने दिमाग के सूझबूझ से अपने अपने तरीके से घर बना रहे थे। जैसे कि हमें बताया गया कि बेरक से बंगला बनाने के लिए बहुत से विचार आए। एक लड़की ने बांस का घर बनाया, कपास से इग्लू बनाया और 2 बच्चे कमरे के एक कोने में व्यस्त थे। 2 बच्चे और कुछ कर रहे थे। झारखंड की एक लड़की थी, उसने सूखी घास को इकट्ठा करके घोंसला बनाने की कोशिश की। एंड जो एक और लड़की थी वो अफ्रीका की थी, उसने कागज को मोड़कर एक छोटा सा घर बनाया। तो इसी तरह से यहाँ बच्चों को घर बनाने की एक्टिविटी दी गई थी। तो इसमें नीचे लिखा है, मेरी पुत्री ने कहा मैं इतिहास से घृणा करती हूँ, लेकिन वे इंद्रजाल कॉमिक्स को प्यार करती है। वे स्वतंत्रता के बाद के समय की घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक नाटक को प्यार करती है। तो यहाँ एक लड़की के बारे में बताया गया जो इतिहास से नफरत करती है, लेकिन इंद्रजाल कॉमिक्स को वो प्यार करती है। वे स्वतंत्रता के बाद के समय की जो घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक नाटक है उनसे प्यार करती है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य कलाओं की आवश्यकता और महत्व। अब जो दृश्य कलाएं हैं उनकी आवश्यकता और महत्व क्या है? देखना और प्रेक्षण करना, सीखना और पुनः प्रस्तुत करना। दृश्य कला पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। दृष्टि इस प्रकार का एक संवेदी अनुभव अधिक समय तक चलता है, क्योंकि ऐसे अधिगम में एक से अधिक संवेदी अंग सम्मिलित होते हैं। विद्यार्थियों को अपने पड़ोस के ब्योरों को प्रेक्षण और वस्तुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जब बच्चा एक वास्तविक पदार्थ का प्रेक्षण कर या कुछ कल्पना के बाद एक तस्वीर खींचता है तो उसकी संकल्पना अधिक सार्थक होती है। जैसा कि दृश्य तस्वीरों में अर्थ के लिए एक गंभीर विश्लेषण में सर्जना विकसित होती है। इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि दृश्य कला जो है वो दृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसको याद करना, उसको समझना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसे हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमें याद रहता है। जल्दी से हम उसे भूल नहीं पाते क्योंकि हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, यही उसका कारण होता है। अब अरस्तु ने दृश्य कला के बारे में कुछ कहा है, यह भी हम जान लेते हैं। कला का उद्देश्य वस्तुओं के बाहर उपस्थिति का नहीं बल्कि उसके आंतरिक अभिप्राय का पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कला का उद्देश्य बताया गया कि वस्तुओं के बाहर की जो उपस्थिति है उससे उसका अनुभव नहीं है, उससे उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके जो आंतरिक अभिप्राय है, उसके अंदर की जो चीजें हैं उससे उसकी वैल्यू है, उससे उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। देन उसके बाद हम विद्यार्थियों को समझने की योग्यताओं और पर्यावरण की अच्छी समझ को विकसित करने पर परिलक्षित करेंगे। यहाँ पर बताया कि विद्यार्थियों को समझने की योग्यता, पर्यावरण की अच्छी समझ को विकसित करने पर लक्षित करेंगे, कि विद्यार्थियों को इस राह पर चलाएंगे कि उन्हें सारी योग्यता पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से समझ हासिल हो। यहाँ में एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण फर्स्ट है मुख्य कौशल प्रेक्षण। अब विषय है इसका दुर्ग, प्रस्तावित संसाधन, दुर्गों के प्रारूप। तो दुर्गों के फोटोग्राफ, दुर्गों पर संदर्भ पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के दुर्गों की यात्रा के वीडियो, दुर्गों के नक्शे। यहाँ दुर्ग के बारे में हमें बताया गया है कि हम दुर्ग के जो फोटोग्राफ खींच सकते हैं, उस पर पुस्तक देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वीडियो यात्रा देख सकते हैं। एंड दुर्ग के नक्शा, दुर्ग है उसके हम नक्शे भी देख सकते हैं, मैप भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद फर्स्ट है प्रारंभिक गतिविधियां। प्रागलेखन कार्ड बनाना। आप बच्चों को उनके पड़ोस में स्थित भवनों और संरचनाओं को पहचानने और निम्न बिंदुओं को निर्देशित करते हुए उनका प्रालेखन कार्ड बनाने को कहें। ऐतिहासिक भवनों का नाम, स्थिति, पता, भवन का प्रकार, भवन विशेष क्यों है, कारण, भवन के अद्वितीय वास्तुकला,
विशेषताओं को रेखांकित करें। खंभों, बंधनीय, मेहराब, गुंबद, प्रवेश द्वार, ऐतिहासिक भवन पर अंकित प्रारूप। यहाँ में बताया गया है कि जब हम टीचर बन जाएंगे तो वर्क एजुकेशन के बारे में हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, ये हमें उसके बारे में बताया गया है कि जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो जब आर्ट एजुकेशन के बारे में उन्हें नॉलेज देंगे तो उन्हें हमें एक कार्ड बनाने को कहना है और उसके लिए हमें क्या करना है, उन्हें बताना है कि आपके आस पड़ोस में जो भी घर बने हुए हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी फ्लैट्स हैं, उनको आप देखिए, पहचानिए और उसके बारे में एक में से एक्टिविटी तैयार कीजिए। अब उस एक्टिविटी में क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी वो आपको यहाँ बॉक्स में दे रखी हैं। आप पढ़ सकते हैं ऐतिहासिक भवनों के नाम। कोई भी बहुत पुराना ऐतिहासिक भवन है आपके आसपास, उसका नाम लिखिए, उसका स्थिति कि वो कहाँ पर है, उसका एड्रेस, भवन का प्रकार कि वो किस प्रकार का है, टाइप क्या है, उसका भवन विशेष क्यों है, कि उसकी विशेषता क्या है, उसका कारण क्या है। भवन के अद्वितीय वास्तुकला विशेषताओं को रेखांकित करें कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि खंबे बने हुए हैं उसमें, और मेहराबें हैं, गुंबद है, प्रवेश द्वार जो कि दरवाजे को कहा जाता है, ऐतिहासिक भवन पर अंकित प्रारूप को उसका प्रारूप यानी कि उसका ढांचा किस प्रकार का है। तो इसी तरह से हमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करानी होंगी। देन उसके बाद सेकंड एक्टिविटी हमें दे रखी है मुख्य गतिविधियां। दुर्गों का एक चक्कर, जलाशयों, बुर्ज, प्रवेश एवं विकास द्वारों, विविध प्रकार के छोटे महलों, एक विशेष बंदूक के समान महत्वपूर्ण विशेषताओं की स्थिति को चिन्हित करते हुए ऐतिहासिक दुर्ग का नक्शा तैयार करना। अब दुर्ग क्या होता है? एक ऊंची जगह को दुर्ग कहा जाता है। अब एक ऊंची जगह का चक्कर बनाना, वो कोई पहाड़ भी हो सकता है, कोई पठार भी हो सकता है, या फिर कोई मैदान हो सकता है जो कि ऊंची जगह पर स्थित हो। तो उसमें क्या जलाशय हो सकते हैं, उसमें बुर्ज हो सकता है, प्रवेश एवं विकास द्वार हो सकते हैं कि उसमें मीन्स क्या क्या कहाँ से हम प्रवेश करना है, उसमें क्या क्या विकास की चीजें हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, या विविध प्रकार के छोटे महलों, या फिर कोई बंदूक के समान महत्वपूर्ण विशेषता जो उसके विशेषताएं हैं उन सबको हमें चिन्हित करना है। तो इसी तरह से हमें उसका एक नक्शा तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं, एक नक्शा हमारे सामने दिया भी गया है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। देन उसका थर्ड पॉइंट है गतिविधियों का निष्कर्ष। एक ऐतिहासिक भवन को अंगीकृत करना। अब पता लगाना कि दुर्ग कितना प्राचीन है, क्या प्राकृतिक पर्यावरण दुर्ग को किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, दुर्ग के सौंदर्य को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको बनाने में प्रयुक्त सामग्री के बारे में जाने, वास्तुगत विशेषताओं, साज सज्जा, प्रयुक्त पत्थरों, नक्काशी, शिल्पकार, शास्त्रकार आदि के बारे में पता लगाएं। क्या समय के साथ स्मारक के उपयोग में बदलाव आया, स्मारक कैसे अद्वितीय है, उस समय के कला का मूल्यांकन करें जो आज की कला से इसकी तुलना करें। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। देन उसके बाद हमें एग्जाम्पल 2 दे रखा है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद भी एग्जाम्पल 2 के हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि किस तरह से हमें ये एक्टिविटीज करानी है, क्या क्या हमें करना होगा, किस किस चीज की इसमें जरूरत पड़ेगी, किस तरह से बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, इन सबको यहाँ पर बताया गया है। तो इस एक्टिविटी का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है हमें कुम्हार जो चाक पे मिट्टी के जो कुछ बर्तन बनाता है उसका ये एग्जाम्पल है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है निष्पादन कलाओं की आवश्यकता एवं महत्व। अब निष्पादन कला क्या है, जैसे कि नृत्य का संसार, एक डांस की जो हमारी दुनिया है वो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है गति और अभिव्यक्ति। आओ हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित करें। गति संचालन संभावनाओं का एक प्रसार का अन्वेषण करना। आप देख सकते हैं हमें योगा का डायग्राम दे रखा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। उनकी तकनीकों को बढ़ाना और विशिष्ट गति संचालन को दोहराने की योग्यता। तो यहाँ में बता रखा विषय सूर्य नृत्य, सूर्य नमस्कार। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले सूर्य नमस्कार है। देन उसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद हमारे आगे के योगा शुरू होते हैं। और इसी तरह से सूर्य नमस्कार से पहले का जो योगा है वहां पर हमारे जो भी सारे ये प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। तो
तो उसी के बारे में हमें बताया गया है कि सूर्य नमस्कार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिखा है। अब इसे पुस्तकें भी होती हैं, वीडियो भी होती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आप जैसा अनुभव करते हैं वैसे घूमें, और जैसे आप घूमते हैं वैसा अनुभव करें। घूमना और निष्पादन करना सीखें। नृत्य की अभिव्यक्ति के विकास के रूप में छोटे कदमों को विद्यार्थियों से विकसित कराया जा सकता है। यहाँ केंद्र बिंदु शरीर का गति संचालन करना है, जो कि सूर्य की हल्की गर्मी सूर्य के प्रकोप को प्रतिबिंबित करता है, और विद्यार्थी ललित गति संचालनों से सूर्य के आराधना की धार्मिक विधि का निष्पादन करते हैं। विद्यार्थी सौम्य, तीक्ष्ण, ललित या यौगिक गति संचालन के किसी समुच्चय का प्रयोग करके सूर्य नृत्य का सृजन करते हैं। तो सूर्य नृत्य के बारे में, जो सूर्य योग है हमारा, उसके बारे में सारी डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद विचार और अंत प्रेरणा। अब विचार और अंत प्रेरणा के बारे में भी हमें कोई बताया गया है, कुछ हमें डायग्राम्स दिए गए हैं जो कि नृत्य यानी कि डांस के दिए गए हैं। फिर उसके बाद और हमारे पॉइंट आते हैं। हमारा सी पॉइंट है वस्तुओं की समझ बनाना। अब वस्तुओं की समझ बनाना क्या है ये भी हम पढ़ लेते हैं। नृत्य सर्जक अपने गति संचालन के विचारों को एक रूप में संगठित करते हैं। बेतरतीब गति संचालन निरर्थक है यदि दिए गए रूप में नहीं है। वो नृत्य के सृजन में गति संचालन की क्रमबद्धता को महत्व को समझते हैं। ये हमें बताया गया है कि हमें किस तरह से किस चीजों को समझना है। नाटक का संसार, विचार और अंत प्रेरणा, उसके बाद मुखौटा, जादू, तो सब हमें पॉइंट दे रखे हैं, जिससे आपको आर्ट एजुकेशन किन किन चीजों में होती है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो साहित्यों का जवाब देना, वस्तुओं की समझ बनाना, संगीत का संसार। जिस तरह से नृत्य का एक संसार था उसी तरह से यहाँ संगीत का संसार है। श्रवण अधिगम, जब संगीत होगा तो हमें सुनना भी पड़ेगा, और सुनेंगे जब हमें रुचि होगी, तो रुचिकर गतिविधियां। देन उसके बाद नाटकों या कहानियों के साथ संगीत का संबंध। कोई भी नाटक हो या कहानी हो तो उसका संबंध किस चीज से होता है वो भी हमें पता लगाना होता है। अब मूवीज देखते हैं तो मूवीज एक कहानी पर ही आधारित होती है, बट उसमें बीच बीच में सॉन्ग डाल देते हैं जिससे इंटरेस्ट पैदा हो हमें देखने के लिए। देन मुख्य गतिविधियां दी गई हैं। मुख्य गतिविधियां आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो उसका गतिविधियों का समापन की जो गतिविधियां उनका समापन हमें किस तरह से करना है, किस तरह से उन्हें कंप्लीट करना है। अब पेशे की जानकारी, अब पेशे किस किस टाइप में होते हैं आर्ट एजुकेशन में, ये वो बताया गया है कि आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशन है आर्ट एजुकेशन में। तो ये भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आप अगर आप आर्ट एजुकेशन की लाइन में ही जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आजीविकाओं की सूची बनाए जिसमें संगीत का एक मुख्य भूमिका निभाता है। उदाहरण गायक, संगीतकार, डिस्क जॉकी, आवाज तकनीशियन, गायक वृंद, संचालक, गति संगीत शिक्षक और संगीत रचयिता। यहाँ हमें बताया गया है कि अगर हम संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं तो हम क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें सेल्फ टेस्ट दिया गया है, प्रगति जांच थर्ड, ये हमारा थर्ड टेस्ट है। अब हम इसको भी जान लेते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाजें क्या हैं जिसे आप चारों ओर से सुनते हैं। तो हमने डिस्कस किया था जब संगीत में ही आएगा, संगीत में सुनना, श्रवण जो शक्ति थी तो उसी के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जब आप संगीत वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन उसका निष्पादन कलाओं के माध्यम से अनुभूति के विभिन्न तरीके, तो मैंने निष्पादन क्रियाएं पढ़ी थी आर्ट एजुकेशन में। जब आप वो पॉइंट पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपको आंसर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन भारत में संगीत हमारे जीवन का एक अंग है, इस कथन को व्याख्यात करें। अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं बहुत अच्छे से, ये मैं जानती हूँ क्योंकि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। और अगर सेकंड एंड फर्स्ट पार्ट आपने इस चैप्टर का नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग नहीं देखते तब आपको एंड समझ में नहीं आ पाएगा। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।